हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक टेस्ट सीरीज को डिस्कस करूंगा। तो आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए, इसमें कुल 150 प्रश्न है, ठीक है। 150 प्रश्नों में 110 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हैं और 40 प्रश्न जो है वह करंट अफेयर से संबंधित होगा। पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। तो एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण भारत में राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया? तो आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत में 18 अगस्त 1929 ईस्वी को राजनैतिक पीड़ितों का दिन के रूप में सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। तो दो का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो शाही आयोग है, इसका गठन बेसिकली 1929 ईस्वी में जॉन हेनरी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। अगर इसका उद्देश्य देखा जाए तो भारत में जो उद्यान एवं बागान में जो मजदूर हैं उनकी तत्कालिक स्थिति की जांच करने के लिए जॉन हेनरी की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में शाही आयोग का गठन किया गया था, भारत में उद्यान एवं बागान श्रमिकों की स्थिति की जांच के लिए। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1937 ईस्वी में मौलिक शिक्षा के लिए हरिजन समाचार पत्र में वर्धा योजना प्रकाशित की। इस योजना का ब्यौरा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वर्धा योजना 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, और यह जो वर्धा योजना है इसे जाकिर हुसैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के पश्चात यशपाल को अपना नेता चुना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन में जो सदस्य थे वे सभी ब्रिटिश थे, इसीलिए उसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। दूसरा, कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। यह भी सही है, क्योंकि साइमन कमीशन का आईएनसी के द्वारा भारी विरोध किया गया था। तीसरा, किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। यह गलत है, क्योंकि इन सभी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो 1 और 2 सही है। तो गलत कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि 6 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो साइमन कमीशन के द्वारा मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, अगर ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 1929 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपको विचार करना है। ऑप्शन 1, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह गलत है। दूसरा, यह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्थापित करना चाहती थी। यह भी गलत है। तीसरा,
इसने अल्पसंख्यकों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, यह भी गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में तीनों कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर नमक कानून को तोड़ने के लिए सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अभियान संचालित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा बी। अगला 11 नंबर प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? देखिए यह यूपीएससी में प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया है। आप यूपीएससी प्री का प्रीवियस अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? बताइए। भारत सरकार और देशी रियासत के बीच संबंध को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गतिकाव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, गांधी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरण है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह बेल्सफोर्ड ने गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में कहा था कि यह जो यात्रा है वह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर आप सम्राट को हरा सकते हो। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 14 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड इरविन को किसने कहा, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूं कि भारत एक विशाल कारागृह है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम को किसने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है? यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 1935 अधिनियम जो आया था उसी के संदर्भ में है कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन का अभाव है। यह जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को पारित होने पर किसने कहा था, हमें भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व को जारी रखने का सर्वोच्च तरीका यह सर्वोच्च तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। भारत शासन अधिनियम 1935 जब पारित हुआ था तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि हमें भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व को जारी रखने का यह सर्वोच्च तरीका है, और यह हमें मिल चुका है। किस बिल के विरोध में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, किस बिल के विरोध में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में बम जो फेंका गया था उसका मुख्य उद्देश्य ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आप सभी जानते हैं 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी, और इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस 18 का डी, लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, और जो न्यायाधीश इन्हें फांसी की सजा सुनाया था उसका नाम था J.C. हिल्टन। ठीक है, 23 मार्च 1931 आप लोग याद रखेंगे। तो लाहौर षड्यंत्र केस 18 का आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था, यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था, तो उस संदर्भ में उन्होंने यह टिप्पणी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें, उपर्युक्त में से सरदार भगत सिंह की रचना कौन सी है, यह आपको बताना है। 1. द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। देखिए यह गलत है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसकी रचना है? भगवती चरण बोहरा। ठीक है, तो एक गलत है। अब आइए दूसरा नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह सही है।
आइडियल ऑफ सोशलिज्म, यह भी सही है। देखिए यह ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा क्योंकि भगत सिंह जो थे वह सोशलिज्म के समर्थक थे, समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, तो ये दोनों भगत सिंह की रचना है, तो 2 और 3 भगत सिंह की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में काकोरी कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 22 नंबर प्रश्न है, 1924 के कानपुर षड्यंत्र केस में किन 2 महिलाओं की अहम भूमिका थी? जो 1924 का कानपुर षड्यंत्र हुआ था उसमें किन 2 महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नलिनी गुप्ता और अवनी मुखर्जी का नाम इसमें काफी प्रमुख था और 22 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन। प्रश्न है कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद कब घोषित किया गया? अब सी और डी ऑप्शन देखते हैं। यस, सी है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, यही करेक्ट इसका आंसर होगा। इसी में कांग्रेस का लक्ष्य जो था वह समाजवाद घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सही मिलान करें। यस, चारों ऑप्शन दिख गया, सही मिलान करना है, बताइए। पूर्ण स्वराज पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है, ए का हो जाएगा 1। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी का हो जाएगा 2। साम्राज्यवाद का नाश हो सरदार भगत सिंह, सी का हो जाएगा 4। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, तो डी का हो जाएगा 3। यानी कि 1 2 4 3, बताइए 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 25 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संपन्न हुआ। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन से कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, इसे बताना है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे पेश की थी, यह कथन सही है। अगला, फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की संपूर्ण शक्ति महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दी गई, यह भी कथन सही है। तीसरा, गांधी जी ने 6 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की, यह गलत है क्योंकि दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और यह 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। तो शुरुआत हुई थी 12 मार्च से और यहाँ पर दिया गया 6 मार्च, तो तीसरा गलत है। कौन सा कथन गलत है? केवल 3 यानी कि 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे क्योंकि प्रश्न इतने टफ भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न आसान है। हाँ, कुछ प्रश्न हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, लेकिन आपको सारे तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चेबकी रेलवे स्टेशन से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 14 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह बेसिकली यूथ लीग की बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रांत की ओर प्रस्थान कर रहे थे और उसी समय चेबकी रेलवे स्टेशन पर इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था 14 अप्रैल 1930 को। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव नेहरू और गांधी के सहमति से उनके आग्रह पर पारित किया था। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया? अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जे.एम. सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते की आलोचना की थी? गांधी इरविन समझौते की आलोचना किसने की थी? तो गांधी इरविन समझौते की आलोचना रेडिकल राष्ट्रवादियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे, इसीलिए रेडिकल राष्ट्रवादियों के द्वारा गांधी इरविन समझौते की आलोचना की गई। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 31, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने जबलपुर में रासायनिक नमक
नमक बनाने का प्रयास किया था। यह आपको स्पेक्ट्रम बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जबलपुर में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान सेठ गोविंद दास ने रासायनिक नमक बनाने का प्रयास किया था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से वह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि कौन सी थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? वह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि यानी कि ऐसी पहली देशव्यापी गतिविधि कौन सी थी जिसमें भारतीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि सवर्ण अवज्ञा। क्योंकि आप इसी समय देखते हैं कि नमक कानून तोड़ने के लिए जब गांधी जी जाते हैं तो हजारों हजार की संख्या में महिलाएं भी उस यात्रा का हिस्सा बनती हैं और उनका जोरदार तरीके से स्वागत करती है जगह जगह पर। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किस महिला ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखें। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती। इसका आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड विलिंगटन ने यह स्टेटमेंट कहा था। 1937 में संपन्न हुए चुनाव में 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी? तो यहां पर प्रश्न है सरकार बनाई, फुल मेजोरिटी से नहीं। फुल मेजोरिटी या फिर गठबंधन दोनों से मिलाकर कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई थी कुल 11 प्रांतों में से। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्य समिति ने कब ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते? तो दिसंबर 1938 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐलान किया कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य होंगे वे हिंदू महासभा की सदस्यता नहीं ले सकते। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश किया? तो उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार मोहम्मद इकबाल के द्वारा पेश किया गया। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की थी? प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की थी? पहला ऑप्शन MS जोशी गलत है, दूसरा नलिन सेन गुप्ता यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यानी कि 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। ठीक है, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर और तीसरा 17 नवंबर। ठीक है, यह प्रारंभ हुआ था। आप तिथि को याद रखेंगे। पहला शुरू हुआ 12 नवंबर, दूसरा 7 सितंबर, तीसरा 17 नवंबर 1930, 31, 32। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों सही हैं। पहला नवंबर 1930 यह तीनों सही है यानी कि 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 40 नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने कहा था अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा तथा दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था? बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट फ्रैंक मॉरिस का है। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं तो उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अर्धनंगे फकीर का ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करने के लिए सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर जब गांधी जी चढ़ रहे होंगे तो वाकई में यह अद्भुत दृश्य होगा कि एक तरफ अर्धनंग फकीर चढ़ रहा है और दूसरी तरफ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उसी सीढ़ियों से गुजरकर वार्ता के लिए जा रहे हैं। तो यह स्टेटमेंट फ्रैंक मॉरिस का है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 41 गांधी जी ने कब हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी? तो गांधी जी के द्वारा 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा प्रारंभ की गई थी। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यह बेसिकली सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो उसी दौरान हरिजन की शुरुआत की थी, हरिजन यात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह किया गया था? तो वन सत्याग्रह जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
पुनः समझौता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया, यह सही है, क्योंकि पुनः समझौता जो था वह सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में आया था, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आया था, और इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और जो समझौता हुआ उसमें पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 148 कर दी गई, यह भी सही है। तीसरा, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा की संज्ञा प्रदान की है? तो गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा सरोजिनी नायडू के द्वारा दी गई, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी के दांडी मार्च के समय किस अमेरिकी पत्रकार ने साबरमती आश्रम में अपना आश्रय बनाया, या कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जो दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम में ठहरा था? तो बेब मिलर हो जाएगा इसका आंसर, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, इसे बताना है। पहला, गांधी जी ने दांडी मार्च में 24 दिनों तक की पदयात्रा की, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया, भी सही है। तीसरा, गांधी जी ने 5 अप्रैल 1936 को नमक बनाकर कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, यह गलत है। अभी हमने बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल 1936 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा, यह भी गलत है। 12 मार्च से शुरुआत होती है और 5 अप्रैल को दांडी मार्च समाप्त होता है और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत। तो कौन सा कथन गलत है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 गलत है, बाकी 1 और 2 करेक्ट हैं। अब आइए 47 नंबर, साइमन कमीशन में ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें नहीं की थी? इसे आपको ध्यान रखना है, कौन सी सिफारिश नहीं की थी। ऑप्शन ए, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यह बिल्कुल सही है, यह कथन सही है। बी, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्यों? क्योंकि प्रांतों में उन्होंने उत्तरदायी सरकार की गठन की बात की थी, तो यह भी कथन सही है। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यह इसकी सिफारिश है। लेकिन प्रश्न कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी में आइए, केंद्र में एक फेडरल असेंबली जिसमें धर्म के आधार पर प्रोविंस तथा रियासत के प्रतिनिधि होंगे, यह गलत बात है। अगला, बर्मा को ब्रिटिश सरकार भारत से अलग किया जाए और उसका अपना अलग संविधान हो, यह सही है। तो कौन सी सिफारिश नहीं की थी? तो ए, बी एंड डी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, 47 का आंसर सी। अगला 48 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन है वह बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रारंभ किया गया था, मणिपुर में। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली से नागपट्टनम के बीच वेदारण्यम तक की नमक यात्रा किसने की थी? बहुत आसान प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आंसर होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली से लेकर नागपट्टनम के निकट वेदारण्यम तक नमक यात्रा किया गया था। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ? पहले यह जानिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के मध्यस्थता से हुआ। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना कहाँ का केंद्र बिंदु था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो धरसाना था, धरसाना हमला आपने सुना होगा, तो यह बंबई में स्थित है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान चलाया था? तो कांग्रेस के द्वारा संयुक्त प्रांत में न लगान और न टैक्स अभियान चलाया गया था। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 53 नंबर प्रश्न,
कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब वापस लिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से वापस कब लिया। तो मई 1933 ईस्वी में आधिकारिक रूप से वापस लिया था और बंबई अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर आप 1934 ही दीजिए, ठीक है। 1934 करेक्ट आंसर होगा, 53 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एससी बोस के द्वारा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की गई थी। 54 का आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर प्रश्न है, लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 57 नंबर प्रश्न है, 1933 में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं? यह किसके द्वारा कहा गया था 1933 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया है। 58 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो है वह डोमिनियन स्टेट्स से है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 59, मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में किसने अपना अध्यक्षता करते हुए रखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद इकबाल। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 60, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो था वह केटी पॉल के द्वारा भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 61 नंबर प्रश्न, किस अधिवेशन के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार दिया गया था? भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय शासन का अधिकार प्रदान किया गया। 61 का करेक्ट आंसर ए। 62, 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो बिहार में कांग्रेस को कुल 95 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 98 सीटें शायद प्राप्त हुई थी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नियरेस्ट 95 दिख रहा है। आप एक बार इसे कंफर्म हो लेंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कंफर्म करा दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि इसका आंसर 98 होना चाहिए। तो 107 सीटों पर शायद कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 सीटें भी जीता था, ठीक है। मैं कंफर्म कर दूंगा 62 नंबर, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोटिस मिल जाएगा। 63, 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में मिलीजुली सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी में मिलीजुली सरकार का गठन नहीं हुआ था। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 64, 1937 ईस्वी के विधान परिषद चुनाव में बिहार में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? पूछा गया विधान परिषद का चुनाव, आप लोग ध्यान रखेंगे तो विधान परिषद के चुनाव में कुल 26 सीट थे और 26 सीट में से 8 सीटें जो थी वह इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विधानसभा और विधान परिषद में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 65, 1937 के प्रांतीय विधानसभा में कुल सीटें एवं प्रांतों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसे आपको ध्यान में रखना है। पहला बंगाल 250 या बिल्कुल सही है, दूसरा सिंध 80 या गलत है, सिंध में 60 सीटें थी। बिहार 152 या भी सही है और उत्तर प्रदेश 228 या भी सही है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? सिंध में टोटल 60 सीटें हैं जबकि यहाँ पर विकल्प में 80 लिखा हुआ है। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला 66 नंबर प्रश्न, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात पंजाब एवं बंगाल में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। पंजाब में किस पार्टी ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया था? तो पंजाब में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 67 नंबर प्रश्न है, 1937 में विधान परिषद एवं अधिकतम सीटों की संख्या का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक बार फिर आप लोग ध्यान देंगे, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल 57 बिल्कुल सही है, बिहार 26 यह भी सही है। अभी हमने बताया कि 1937 में कांग्रेस को 8 आया था, टोटल सीटें थी 26, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 52 यह भी सही है, लेकिन बंगाल अगर देखा जाए बंगाल 57 हो चुका है। बंबई अगर देखा जाए तो बंबई में भी कुल 26 सीटें थी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर किस दिन प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से अपनी इस्तीफा सौंपा था? 15 नवंबर 1939 ईस्वी। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 69, गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही जो थे वे विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वे नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही जो थे वे ब्रह्मदत्त थे। आप लोग तीनों का याद रखिए, पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो 69 का करेक्ट आंसर हो गया सी। अब 70 नंबर प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कब की थी? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा स्वाभाविक है कि अगस्त में हुआ था, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 71, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड की। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 72, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम की पहचान करें। ठीक है, सही क्रम में इसे बताना है। पहला में है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, पहला नंबर अगस्त प्रस्ताव जो है वह कब, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, 8 अगस्त 1940। आइए दूसरा, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो है वह 30 मार्च 1942 को। तीसरा, वर्धा प्रस्ताव, यह भी 1942 में आया, 14 जुलाई 1942। चौथा, बैबल योजना। बैबल योजना आप सभी जानते हैं कि बैबल और शिमला ये हुआ है दोनों 1945 में। ठीक है, तो कालक्रमानुसार सही क्रम की पहचान करें तो 1940-42 ये सारा कालक्रमानुसार ही है। ठीक है, 8 अगस्त 1940, उसके बाद मार्च 42, फिर जुलाई 42 और फिर जून 45, ये सही है। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था, सही है। दूसरा, गांधी जी ने इस योजना के बारे में कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी कि 73 का आंसर हो जाएगा डी। 74 नंबर प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत कथन को आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, यह कथन सही है। ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, यह भी सही है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में गांधी ने 1 घंटा 10 मिनट तक का भाषण दिया, सही है। 70 मिनट के आसपास का उनका भाषण था। और गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया, यह गलत है। करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को ही दिया गया था, इसी दिन, 9 अगस्त को नहीं। तो इसका करेक्ट जो कौन सा कथन असत्य है, तो इसका डी, स्टेटमेंट नंबर डी गलत है। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 75, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर अस्थायी सरकार का गठन नहीं किया गया? बलिया, मिदनापुर और सतारा में अस्थायी सरकार का गठन हुआ, लेकिन मेरठ में अस्थायी सरकार का गठन नहीं किया गया। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? पूछ रहा है कौन नहीं किया। तो जेपी बिल्कुल इन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। उषा मेहता इन्होंने भी किया, राम मनोहर लोहिया इन्होंने भी किया, लेकिन कदम्बनी गांगुली ने भूमिगत रहकर आंदोलन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 77 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1942 में गठित किस संस्था का प्रथम सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था? तो अच्छा, किस संस्था का नाम यहाँ पर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1942 में गठित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रथम अधिवेशन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 79, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। ठीक है, बेमेल का चयन करना है। इंडियन नेशनल आर्मी टोक्यो सही है, यह स्थापना का स्थान है बेसिकली जहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बैंकॉक अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। इंडियन लीग बर्लिन यह भी सही है। तो बेमेल कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं बेमेल है। 679 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 80 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया था। 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 81, निम्नलिखित में से कौन एक आजाद हिंद फौज का ब्रिगेड नहीं था? तो आजाद हिंद फौज का जो महत्वपूर्ण ब्रिगेड था वो आपने पढ़ा होगा। गांधी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, बोस ब्रिगेड था, लेकिन पटेल ब्रिगेड नहीं था। एक महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी। ठीक है, तो ये 3 था प्लस में लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो कौन नहीं था? तो सरदार पटेल। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 82 नंबर, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने नवंबर 1945 ईस्वी में लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्तों में कौन शामिल नहीं था? तो मेजर भुल्ला भाई देसाई इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि सागल, शाहनवाज खां हुसैन और कर्नल ढिल्लो, ठीक है, ये तीनों शामिल थे और भुल्ला भाई देसाई इसमें शामिल नहीं था। तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 83, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चले ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर कहां पर रखा गया था? तो अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 84, सीआर फार्मूला के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है उसे देख लीजिए। निम्न कथन पर विचार करें और यहां पर कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आइए भाई इसे देखते हैं। 84 नंबर, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे, यह बिल्कुल सही था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करने के लिए, पहला सही है, याद रखेंगे, सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए जो इन क्षेत्रकों के निवासियों के संबंध में विच्छेद का निर्णय करे, यह गलत है। तो कौन सा सही है? तो केवल एक सही था, 2 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है। बाइबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1945। 85 का आंसर बी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? 1942। 86 का डी। ठीक है, इस तरह के सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन टेट सीरीज में दिया गया है तो इसे मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। 87 नंबर, शिमला सम्मेलन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सत्य है इसे आपको बताना है। 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ठीक है, तो यह कथन गलत है। दूसरा, इस सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में कुल भाग लिया था, यह भी गलत है। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया, यह भी गलत है। सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा, यह सही है। तो है कौन सा कथन सत्य है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 88, 1945-46 ईस्वी में, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, 1945-46 में भारत में केंद्रीय तथा प्रांतीय चुनाव कराए गए। आप सभी जानते हैं कि 1945-46 ईस्वी में चुनाव यहाँ पे हुए।
इस चुनाव में केंद्रीय व्यवस्थापिका में कांग्रेस को कुल कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसमें कुल 102 सीटों में कांग्रेस को 57 सीटें प्राप्त हुई। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 88 का करेक्ट आंसर ए। 89 1945-46 में केंद्रीय व्यवस्थापिका के चुनाव में मुस्लिम लीग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो मुस्लिम लीग के लिए कुल 30 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है, और 30 में से 30 सभी सीटों पर इसने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 102 सीटों में से 57 कांग्रेस ने जीती और 30 मुस्लिम लीग ने। 89 का करेक्ट आंसर सी। अगला 1945-46 में संपन्न हुए प्रांतीय चुनावों के बाद किस एकमात्र प्रांत में मिलीजुली मंत्रिमंडल का गठन किया गया? तो मिलीजुली मंत्रिमंडल का गठन पंजाब में किया गया था। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कुल 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं। 91 1946 में किस जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना मिलने को लेकर शिकायत कराई थी? तो आईएनएस तलवार। और यह विद्रोह इतना बेहतर तरीके से किया गया था 1946 ईस्वी में कि आप देखेंगे कि सरदार पटेल के द्वारा इनसे निवेदन किया गया कि आप विद्रोह को वापस ले लीजिए, तब जाकर यह स्थिति संभली थी, अन्यथा उस समय एकदम आर पार की स्थिति हो चुकी थी ब्रिटिश सरकार के साथ। 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आईएनएस तलवार। निम्न घटनाओं का कौन सा क्रम सही है? पुनः एक बार यहां पर क्रम पूछा जा रहा है। 4 है माउंटबेटन, कैबिनेट, नौसेना, बैबल। इन चारों का हम लोग देख लेते हैं। माउंटबेटन है सबसे पहले, माउंटबेटन यहां पर लिख दे रहा हूं। माउंटबेटन 24 मार्च 1947। अगला है कैबिनेट। आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 लिखते हैं, ठीक है। नौसेना विद्रोह, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, मार्च 1946, क्योंकि नौसेना विद्रोह भी अभी हमने ऊपर देखा 19 फरवरी 1946 को होता है। 19 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह। अब क्या बचा? बैबल। बैबल 1945 में आया है, ठीक है, 1945। यानी कि सबसे पहले जो हुआ है सबसे पहले 1946 से दोनों ना, सबसे पहले ये यस बैबल 1 नंबर पे आएगा। बैबल किसमें है? 1 नंबर पे बैबल। चलिए ये अभी सही है, 1 नंबर पे बैबल सही है। दूसरा 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह, यह भी सही आ रहा है। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, यह भी सही है। 24 में माउंटबेटन, यह भी सही है। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जब ये कालक्रम अनुसार में सजाने के लिए आए तो आप लोग ध्यान देंगे। कभी कभी हो सकता है कि 4 ऑप्शन हो, 4 में से आप 3 ही जानते हो, ठीक है, तो भी अगर उसको आप सेटल करना चाहें तो आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। 93 कैबिनेट मिशन 1946 को भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसका मुख्य उद्देश्य ही था संविधान सभा की स्थापना पर विचार विमर्श करना। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 94 कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल किसकी अध्यक्षता में? देखिए यह गलत है, भारत आया था। कैबिनेट मिशन शिष्टमंडल किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। और क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 95 भारत में संविधान सभा के चुनाव किस योजना के अंतर्गत कराया गया था? तो संविधान सभा का चुनाव भारत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत कराया गया था, क्योंकि इसकी स्थापना पर विचार विमर्श करने के लिए ही कैबिनेट मिशन योजना आया था। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 96 मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 97 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 98 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि जून 1948 के पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी? क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। कब? 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। 98 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 99 लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आए थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत आए। और 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
4 जुलाई 1947 को निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? 4 जुलाई 1947 को निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? आप लोग ध्यान से देखिए, तो 4 जुलाई 1947 यही वह दिन है जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, पारित नहीं हुआ, प्रस्तुत किया गया था। और अंतिम रूप से अगर आप स्वीकृति देखेंगे तो 18 जुलाई को अंतिम स्वीकृति मिलती है। 18 नोट 15, 18 जुलाई को अंतिम स्वीकृति मिलती है और प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 101 नंबर, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इनमें से कौन एक उम्मीदवार थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए CR दास एक उम्मीदवार थे। 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक तरफ 101 का आंसर ए सी होना चाहिए, पटाभी सीतारामैया। एक तरफ थे SC बोस और दूसरी तरफ जो थे वे पटाभी सीतारामैया थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 101 का करेक्ट आंसर सी। 102, गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को ना स्वीकार किए जाने की स्थिति में कहां पर चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अच्छा, गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में कहां पर चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा? यह वर्धा से संबंधित है। 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, या ए वर्धा में। ठीक है, या बेसिकली आप लोग देखेंगे कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक हुई थी और उसी में गांधी जी के विचारों का पूर्ण समर्थन मिला था कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी सफल हो सकता है, संवैधानिक गतिरोध दूर हो सकती है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं, और अंग्रेज भारत से तभी जाएंगे जब उसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और उसी समय गांधी जी ने वर्धा में यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर कांग्रेस सहमति नहीं देती है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो 102 का करेक्ट आंसर था ए। बेमेल जोड़े का चुनाव करना है। ठीक है, कौन सा जोड़ा बेमेल है? क्रिप्स प्रस्ताव, यह आगे की तारीख का चेक है, सही है। यह महात्मा गांधी MG का स्टेटमेंट है। वर्धा प्रस्ताव अभी हमने डिस्कस किया, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह भी सही है। तो ये दोनों सही है। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो से संबंधित है, यह भी सही है। बाइबल योजना बिना युद्ध का शांति समझौता, यह गलत है। तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 104, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 104 का करेक्ट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, गलत कथन है? इनकलाब जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह, सही है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजवे का दिल में है, यह मोहम्मद इकबाल का नहीं बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल का है। ठीक है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, CR दास, यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत 3 है, सी नंबर ऑप्शन। 105 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। 106, 1938 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1938 में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 107, 1945-46 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाई, 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अगला प्रश्न, शिमला सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड बेवेल वायसराय थे। कब हुआ? 1945 ईस्वी में। ठीक है, 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 109, 1937 में बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी थी? यह प्रश्न 2 बार आ चुका है। 1937 में बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 26 थी और इसमें कांग्रेस ने कुल 8 सीटें प्राप्त की थी। 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 110 नंबर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे।
देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा योजना प्रस्तुत की गई तो CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 111 हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने समर का सफल फायरिंग परीक्षण किया है, जो एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसमें कुछ प्रश्न जो है वह 2023 के करंट अफेयर से हैं, लेकिन देखिए जैसे यह दिसंबर 2023 में है पूछा गया। ठीक है, मैं कुछ को डिस्कस कर ले रहा हूँ। किस मंत्रालय ने पाठ मित्रों ऐप को लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना के बाद किस अर्धसैनिक बल को नई संसद में संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई? तो CISF को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। CISF, और आप देखेंगे कि जितने भी मेट्रो वगैरह हैं या फिर इंडस्ट्रियल वैसे एरिया हैं तो वहाँ पे CISF को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, अगला, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था? तो वाराणसी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस मंत्रालय ने RAMP रैंप कार्यक्रम के तत्वावधान में तीन उप योजनाएं प्रारंभ की है? तो MSME मंत्रालय से संबंधित है रैंप कार्यक्रम। 115 का आंसर हो जाएगा ए। 116 किसने अपने उपन्यास रिक्विम इन राग जानकी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो ए नीलम शरण गौड़। यह थोड़ा पुराना हो गया है। किस देश ने दिसंबर 2023 में ओपेक से हटने का फैसला लिया है? तो यह हो जाएगा सी, यानी कि अंगोला। 118 WHO की प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल दूसरा मलेरिया टीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूसरा मलेरिया टीका R21 मैट्रिक्स एम है। तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 119 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2023 में किस देश में फागराडल्सफाज ज्वालामुखी प्रणाली में ज्वालामुखी फटा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आइसलैंड। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किसके पूर्व अध्यक्ष हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे। नव पारित भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक 2023 में कितने खंड हैं? तो इसमें कुल 170 धाराएं हैं। 121 का आंसर हो जाएगा ए। किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल को विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, IIT गुवाहाटी। किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी निष्कर्षण और पृथक्करण प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चाइना। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कॉन्क्लेव ऑफ चिप्स के 8वें संस्करण का मेजबान शहर निम्नलिखित में से कौन सा था? थाईलैंड, यानी कि बैंकॉक। किस शहर के रामबाग ग्रेट और प्राचीरों को यूनेस्को के द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सी, यानी कि अमृतसर। हाल ही में पारित प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण 2023 किस अधिनियम को प्रस्थापित करेगा? तो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। किस क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात किले अमन्या की खोज की है? तो ए, यानी कि साइबेरिया में शोधकर्ताओं ने सबसे पुराना ज्ञात किला अमन्या की खोज की है। तो 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 128 दिसंबर 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट मैच में जीत दर्ज की थी? तो डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 129 किस देश ने मानव तस्करी के संदेह में 300 से अधिक भारतीय यात्रियों को ले जा रहे एक विमान को रोक दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रांस। विश्व के पहले नेता जिनका निजी यूट्यूब चैनल 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया है, नरेंद्र मोदी। 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 131 हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशंस के साथ सभी सहयोग अपने निलंबित कर दिए हैं? सी, यानी कि नाइजर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेड टेक मित्र पहल की शुरुआत की है? तो मेड टेक मित्र पहल की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 132 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने T+0 निपटान शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। किस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सदी के अंत तक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरेगा? अर्थशास्त्र और व्यवसायी अनुसंधान केंद्र। 134 का आंसर डी। 4 दशकों से लापता नामदफा फ्लाइंग गिलहरी को किस राज्य में फिर से देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
किस शहर में 1282 तबला वादकों का प्रदर्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सी यानी कि ग्वालियर। नीना सिंह किसकी महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई है? नीना सिंह CISF। कहां पर है? CISF डी, ठीक है, नहीं ये गलत है, ये दोनों CRPF है लिखा हुआ, CISF होगा इसको, ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको, CISF आप लोग याद रखिए। नए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किया गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, तो 138 का आंसर हो जाएगा बी। दिसंबर 2023 में भारत और किस देश ने कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कुडानुकुलम का जो निर्माण किया जा रहा है भारत और रशिया के साथ मिलकर, तो 139 का आंसर हो जाएगा डी। 140 किस देश ने औपचारिक रूप से घोषणा किया है कि वह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होगा? तो अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया और अन्य 4 देश जैसे मिस्र, UAE वगैरह उसमें शामिल हुए, ठीक है। तो ईरान, इथोपिया, मिस्र ये सब कंट्री शामिल हुए, तो 140 का आंसर हो जाएगा डी, जिसने मना किया, ठीक है। बाकी ये सब अब पुराना थोड़ा स्कीम है, बहुत पुराना चला जाएगा, यहाँ से उम्मीद है कि प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग करेंट का जो मेन सेक्शन है मुख्यतः आपको 1 जनवरी से जोड़ देना है, ठीक है। इसमें दिसंबर का भी किया हुआ है, तो आप लोग एक बार देख लें, 1-2 महीना पहले का देखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो 17वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के रूप में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा। इस YouTube चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।